हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं अम्लान प्रतीक सर, जो कि अपने बीटेक के बाद एमटेक कंटिन्यू कर रहे हैं बिट्स पिलानी से। कैसे उन्होंने गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया और कैसे अपना टाइम को मैनेज किया, स्टडीज रूटीन को ठीक किया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेलकम अम्लान सर, वेलकम टू दिस इंटरव्यू। हाय हाय आकाश। प्लीज हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा आपका अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हाय ऑडियंस बोलना है ना। हाय ऑडियंस, मैं अमलान प्रतीक आचार्य। मैंने अपना बीटेक सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास किया, जैसे आकाश ने बताया, इन द ईयर 2020। और मैं बिट्स पिलानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एडमिशन लिया इन द ईयर 2020 इटसेल्फ। और मैं अभी अपना बिट्स पिलानी से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना एमटेक का। और दैट्स इट। ओके। तो सर मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने कब डिसाइड किया कि बीटेक के बाद मुझे एमटेक करना चाहिए और रीजन क्या था एमटेक करने का? मैंने डिसाइड किया है अपने सेकेंड ईयर पे, जब थोड़े से प्रेशर कम थे और मुझे लगा कि इस टाइम पे अच्छे से तैयारी हो सकती है, ना कि लास्ट ईयर पे। क्योंकि लास्ट ईयर पे मुझे लगा, ये मेरी थिंकिंग थी कि शायद प्रेशर बढ़ सकता है। तो हम लोगों का अच्छा छोटा सा ग्रुप था, अच्छा छोटा सा ग्रुप था। हम लोग तीन चार लड़के, चार पांच या लड़के थे, तो हम लोगों ने मेडी कोचिंग जाना शुरू किया। तब से हमारी तैयारी शुरू थी। और क्यों शुरू थी इसका रीजन ऑब्वियसली एक ही था, बहुत सारे थे। एक पहला रीजन ये था कि लर्निंग एरियाज काफी वाइड हो जाएंगी, और दूसरा कि अगर अच्छे से एमटेक किए कहीं से, तो शायद हमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर आने लगेंगी। तो ये राइट। कुछ रीजंस थे जो हम लोगों ने सोचा कि एमटेक करना चाहिए, और इसलिए हम लोग उसी फील्ड पे आगे बढ़े। ओके। तो सर इसी से रिलेटेड मैं आपको अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि बीटेक में हम लोग, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, आप भी बीटेक से पास आउट हैं, कॉलेज लाइफ का हम सभी को एक्सपीरियंस रहता है। नो डाउट कोरोना की वजह से हमें ऑनलाइन कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, बट आपको क्या डिफरेंस लगता है बीटेक के कॉलेज लाइफ में और अभी एमटेक के कॉलेज लाइफ में? अब देखो यार, बीटेक का कॉलेज लाइफ काफी चिल था। तुम एक दिन पहले पढ़ोगे इसके लिए, तुम्हारे एंड सेम के लिए कुछ भी लिख के आ जाओगे, नंबर मिल जाएंगे। पर एक्चुअली एमटेक में ये काम नहीं करता है। एमटेक में तुम्हें डे वन से फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे तुम अपने जैसे कई लौंडे देखते, मतलब कई लड़के देखते हो जो तुम्हारे जैसे ही पढ़ के आए हुए हैं, तुम्हारी जितना ही मेहनत करके आए हुए हैं। तो वो लोग भी अपना 100% जब देते हैं, तो तुम्हें भी मन करता है कि अपना 100% दें। और सबसे बड़ी बात रहती है कि यहाँ पर ग्रेडिंग रिलेटिव्स रहती है। रिलेटिव ग्रेडिंग का ये एक अच्छी बात और बुरी बात है कि अगर तुमने परफॉर्म नहीं किया और किसी ने परफॉर्म किया, तुम्हारी काफी बुरी दशा है भैया। और अच्छा। अगर तुम और अगर सब डूबे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिलेटिव ग्रेडिंग तुम्हें बचा लेगी। तो कुछ कुछ ओके। प्लस पॉइंट्स है, कुछ कुछ माइनस पॉइंट्स है बीटेक और एमटेक में काफी। ये इन शॉर्ट ये कहना है कि बीटेक लाइफ काफी चिल रहेगी ऑब्वियसली, पर एमटेक में वो नहीं रहती, क्योंकि 2 साल का पीरियड को 4 साल के पीरियड से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। और 2 साल भी मुश्किल के होते हैं, कोरोना के वजह से वो 1.5 साल का हो चुका है। ओके। तो सर आपने जैसे बताया कि थोड़ा सा कंपटीशन और सिंसियरनेस बढ़ जाता है, तो कुछ ना कुछ आपने स्टडीज से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड अपने बीटेक लाइफ में मिस्टेक किया होगा, जो कि आपको रियलाइजेशन हुआ होगा एमटेक जाने के बाद। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स को बताना चाहेंगे जो कि आपने एमटेक में सुधारा जाके? हाँ देखो यार, सबसे पहला मिस्टेक जो था कि लोगों को लगता था मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, जो कि वो नहीं था। टोटल सीरियसनेस तब आई जब गेट का एग्जाम पास आने लगा, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड पे शुरू हुआ था गेट का असली प्रिपरेशन। कोचिंग वगैरह जाते रहता था मैं, पर असली प्रिपरेशन का बात करें, टेस्ट सीरीज वगैरह देना, और क्वेश्चंस वगैरह सारे अटेम्प्ट्स करना, या फिर कुछ कुछ नए नए क्वेश्चंस को देखना, उनको सॉल्व करना, ये सब शुरू हुआ मेरे नवंबर एंड या दिसंबर शुरू पे सोच लो। तो एक सिंसियरिटी के मामले पे जो था वो मैं काफी लैक कर रहा था बीटेक लाइफ में। ओके। वही दूसरी तरफ मैं एमटेक लाइफ में शुरू से ही थोड़ा सिंसियर होने का कोशिश तो किया था। एटलीस्ट मैं एंड एंड पे भी ज्यादा सिंसियर हो नहीं पाया था, बट एटलीस्ट मेरा अप्रोच ये था कि मैं अपने पास्ट मिस्टेक को सुधारूं, जो मैं नहीं किया था। ओके। तो सर इसी से रिलेटेड अगला सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे आपने बताया गेट एग्जाम के बारे में, आपने प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज
और खुद के भी टेस्ट और रीडिंग मटेरियल्स भी फॉलो किए होंगे, तो आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा रहा? मतलब कि टाइम बैलेंस करना, प्लेसमेंट भी होगा बीटेक का और उसके साथ साथ गेट प्रिपरेशन रहेगा, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में प्लेसमेंट भी लेते होंगे, गेट प्रिपरेशन भी करते होंगे, तो ओवरऑल बैलेंस आपने कैसे मेंटेन किया गेट प्रिपरेशन और प्लेसमेंट का? लकीली क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरा प्लेसमेंट थोड़ा जल्दी हो गया था। लाइक थर्ड ईयर का आखिरी एग्जाम के टाइम जब मैं अपना ऑनर्स का पेपर देने बैठा था तो मेरा प्लेसमेंट तब हो गया था उसी अगले दिन। तो ऐसा हो गया कि मेरा फोर्थ ईयर का जो प्रिपरेशन टाइम था वो पूरा गेट के लिए लग गया। तो अब शुरू ये हुआ कि थोड़े थोड़े जब प्लेसमेंट होने के बाद तुम थोड़े लूज हो जाते हो कि हाँ कुछ है बैकअप करके, और जब बैकअप का बात दिमाग में आता है तो और लूज होने लगते हो तुम। तो मेन चीज है कि प्रिपरेशन एज इन लाइक मेरा शुरू हुआ था नवंबर के टाइम जैसा मैंने बताया। तो सबसे पहला जो मैं गलती कर रहा था वो था कि मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था। मैं मॉक से बहुत ज्यादा डरता था, खास करके जो सब्जेक्ट से मुझे सबसे ज्यादा फियर था, जैसे एनालॉग सर्किट्स हो गए या ईडीसी हो गए या कम्युनिकेशंस के हो गए या ईएमटी के सब्जेक्ट्स हो गए। ये चार सब्जेक्ट मेरे गॉडफादर सब्जेक्ट थे जो कि ओके। मुझे बहुत ज्यादा टफ लगते थे, और मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करता था इनकी टेस्ट सीरीज देना। और प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे एंड एंड में पता चला कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। क्योंकि देखो यार, कहीं पर भी तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे या कोई कोई टीचर तुम्हें बताएगा या कहीं के तुम प्रीवियस ईयर्स देखोगे, तो वो बस उस टाइम के ही क्वेश्चंस रहते हैं। और आईआईटी ऐसी चीज है कि वो हर साल कुछ नया लाते रहेंगे, और कुछ नया मतलब लाइक एक दो पीस नया नहीं लाते हैं उन लोग, 10-11 क्वेश्चंस नए नए हो जाते हैं। तो अच्छा। मेन बात है ना, ये चीज मॉक टेस्ट में तुम्हें अच्छे से पता चलती है कि अब मतलब इस साल का नया ट्रेंड क्या है, नए क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जो कि तुम बस एक प्रीवियस ईयर सॉल्व करके नहीं कर सकते। तो मेरे लिए यही बात था कि मॉक टेस्ट वगैरह काफी इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि मैं शायद मिस किया था। तो मैं ये शायद सजेस्ट करना पिछले वाले क्वेश्चन में भूल गया था, तो मैं अब कर देता हूँ कि अगर कोई जी भी चीज सर। की प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरा एक ग्रुप था जो लाइक हम लोग बहुत सारी चीज का मतलब कुछ कुछ लड़के थे जो कैट का प्रिपरेशन करते थे, हम लोग कुछ थे जो गेट का प्रिपरेशन करते थे, कोई कोई गवर्नमेंट सर्विस का भी प्रिपेयर करता था, कोई कोई प्लेसमेंट्स का भी प्रिपेयर करता था। तो हम लोगों ने यही कंक्लूड किया एट द एंड बैठ के कि भैया मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर लो बिना मॉक टेस्ट के तुम नहीं बन सकते 30 मार्क का। जी सर। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट के बारे में आपने बताया, और बहुत अच्छा चीज मुझे यहाँ पे ये लगा कि आपका एक फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। आपने जैसे बताया छोटा सा सर्कल था लेकिन बहुत अच्छा था। तो एक अच्छे फ्रेंड सर्कल का इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक प्रिपरेशन करने के लिए या फिर कोई भी चीज को अचीव करने के लिए? मतलब लाइक माइंडेड पीपल का अगर ग्रुप बनता है, तो अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे, आपने कैसे बनाया था और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखो ये लाइक माइंडेड हम लोग नहीं थे, हम लोग बहुत ज्यादा ही लाइक ऐसे थे, कुछ कुछ सही थे पर कुछ कुछ हम लोग बहुत पोल्स अपार्ट थे, जो कि अच्छी चीज थी। मतलब ओके। बात ये था कि हम लोग के थिंकिंग कभी कभी मैच नहीं करते थे, पर बात ये था कि एक टाइम पे हम लोग सारे के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। लाइक किसी के मार्क्स अच्छे नहीं जा रहे, किसी के प्लेसमेंट नहीं लग रहे हैं, तो हम लोग को ना एक कॉर्नर मिल जाता था कि हाँ यार कुछ दर्द है जो हम लोग सब मिलके शेयर कर सकते हैं। तो इससे ये ओके। होता है कि लाइक तुम अगले दिन पॉजिटिवली उठ सकते हो कि हाँ यार लाइक जर्नी सबकी सिमिलर है, बस एंड पॉइंट सबके अलग है। तो मेन बात है ना, तुम सबसे मेन चीज जो सीखोगे ना फ्रेंड सर्कल से ये है कि तुम्हारे जो रिलेटिव फ्रस्ट्रेशन रहेंगे ना, मतलब तुम्हारे अपने फ्रस्ट्रेशन है, किसी के फ्रस्ट्रेशन देखोगे तो लगेगा कि हाँ ओके मैं अकेला नहीं हूँ जो झेल रहा हूँ, बाकी सबके मतलब सबकी लाइफ टफ चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि यार तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, सब अपने लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो यस वो सर। एक चीज होता था जो मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज किया। मेरे मॉक टेस्ट तो शुरू में बहुत ज्यादा खराब जाते थे, तो हमारा एक स्पेशल रूम था 636, उस रूम पे हम लोग मिलके जाते थे, सब रोते थे वहां बैठ के जो जो प्रॉब्लम्स रहते थे। तो ऐसे ही करके हम लोग धीरे धीरे करके लाइक मेन बात था ना, सबको एक एक, एक बैकबोन मिल गया था। लाइक मेरा टेस्ट सीरीज खराब जाएगा तो मैं उनके सामने बोलता था मॉक क्यों खराब गया, किस लिए गया। तो देखो मेन बात था ना कि भले ही उन लोग के डोमेन अलग थे, लाइक वो कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी चीज का, बट एटलीस्ट वो समझते थे, सुनते थे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तुमने पकड़ लिया ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो अब शायद तुम्हें
उसी चीज को सॉल्व करना चाहिए। जो कि तुम ही खुद को बोलोगे ना तब तक तुम नहीं मानोगे, जब तक तुम किसी से सुनोगे नहीं ना कि हाँ तुम यहाँ पे लैक कर रहे हो, तब तक वो चीज ना वो कोई फ्रेंड ही कर सकता है, मुझे ऐसा फील हुआ। जी सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगला सवाल ये रहेगा कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन करने की सोचते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कस हो गया, फिर खुद भी दिमाग में सोच लिए, हम लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि लॉन्ग टर्म में 1 साल तक, 6 महीने तक हमें टेस्ट देना है, पढ़ाई करना है। 4-5 दिन करते हैं, अच्छा लगता है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने ये लॉन्ग टर्म जर्नी को मतलब कैसे बजाय रखे कि हाँ मुझे रेगुलर प्रिपरेशन करना है तभी मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो कंसिस्टेंसी का क्या सीक्रेट था आपका? कुछ सीक्रेट नहीं यार, मेन बात था ना कि टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ तो शायद मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था अपने मेंस के परफॉर्मेंस को लेके, जेई मेन के परफॉर्मेंस को लेके, जो कि मुझे हॉन्ट कर रही थी, लाइक 4 साल तक मुझे हॉन्ट करती रही वो परफॉर्मेंस अपनी। ओके। मैं अपनी रैंक तक याद रख लिया था और मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे। तो मेन बात है ना यार, कुछ कुछ चीज होती है ना जो कि बहुत अंदर तक, डीप तक लेके जाती है तुम्हें, तो लाइक बहुत ज्यादा बुरा लगता है तुम्हें उस चीज का। और वैसे ही कुछ कुछ रीजंस थे जो कि मुझे डेली लगता था कि हाँ यार अब कुछ नहीं तो अच्छा करना चाहिए। और प्लस पेरेंट्स भी काफी होप के साथ मुझे भेजे थे, क्योंकि कभी उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद मैं इतना बुरा कर लूंगा जेई मेन पे। क्योंकि देखो जेई मेन का बात था कि मैं एक बोर्डिंग स्कूल गया था, जो कि वहां ओके। पे लाइफ काफी टफ थी। तो ऐसे वहां पे लाइफ काफी टफ थी, तो लोगों को लगा कि हाँ इतनी मेहनत हो रही है तो ऑब्वियसली अच्छा करके ही आएगा। और सबसे बुरी बात थी कि यार वहां पे मैंने मेहनत ही नहीं की। तो ओके। वहां पे मेहनत नहीं की, और बात ये बुरी लगी कि यार मेहनत भी नहीं की, बोर्डिंग स्कूल में भी रहना पड़ा। तो ये इससे बुरी बात तो और कुछ हो नहीं सकती। तो डे वन से ही मतलब मेरा एक माइंडसेट था कि हाँ यार यहाँ पे कुछ अच्छा करके जाना है। और पॉजिटिवली यहाँ पर भी फ्रेंड सर्किल ऐसे हो, मतलब लाइक वही फ्रेंड सर्किल, मेरा एक फ्रेंड सर्किल था जो 4 साल तक कंटिन्यू हुआ है। तो वही ओके। मेरे फ्रेंड सर्किल मुझे डे वन पे भी मिले, और वही मेरे फ्रेंड सर्किल पूरा 365 into 4 नंबर डे को भी वही मेरे फ्रेंड सर्कल थे। तो मेन बात है ना कि हमारी जर्नी में डिसअपॉइंटमेंट से शुरू हुई थी। तो एट द एंड तक हम लोगों को दिमाग में यही था कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा करना है, ताकि एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम का भी चीज रहे। और कुछ यार कुछ लोग जो तुम्हें कुछ बोल के गए हैं, कभी कुछ सुना के गए हैं, वो सब भी एक चीज रहती है जो तुम्हें क्लियर करनी रहती है कभी ना कभी। तो जी वही सर। सब मोटिवेशन था। और सबसे मेन बात था यार, तुम बहुत सारी जर्नी याद रखते हो, लाइक एक टाइम मुझे याद है जब मैं मेडिसी का प्रिपरेशन कर, मतलब मैं मेडिसी आता था, तो मुझे याद है थर्ड ईयर पे हमें, थर्ड ईयर पे भी हमारा मेडिसी बंद नहीं हुआ था, 2 कॉलेज बंद हो गया था। तो इसका ओके। बात और मेरा रूम था बॉयज हॉस्टल 2 के टॉप फ्लोर पे। और वहाँ की भुवनेश्वर की गर्मी झेली नहीं जाती किसी से। और वो टॉप रूम, वो टॉप रूम इतनी गर्म थी कि मतलब, तो मतलब क्या, बिस्कुट बिस्किट वगैरह भी मैं लाता था जब, वो भी पिघल जाती थी। तो ओके। तो यही सब जर्नी जो था ना, और वहां पे मैं 1 महीना रुका था हॉस्टल पे ही। और मैं डेली 1 PM को मेडिजी के लिए निकलता था और रात के 9 बजे वापस आता था। सैटरडे ओहो। संडे भी इतनी टफ थी कि संडे आती है तो हमें बुखार चढ़ने लगती थी कि अब सुबह 8 से लेके शाम के रात के 8 बजे तक क्लास चलेगी। ओके। और यही सब थी। सबसे मेन बात है यार, कुछ भी कर रहे हो, खुद सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, मेडिजी जा रहे हो। अभी मैं सुना हूँ कि कॉलेज भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है गेट प्रिपरेशन के लिए। अगर ये सब हम्म। कर रहे हो तो सिंसियर रहो। सबसे मेन बात है ना कि तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बंक कर लेता हूँ, कोई ना कोई दोस्त तो जा रहा है समझा देगा। कोई किसी का सगा नहीं होता है, मतलब हाँ दोस्त समझा देंगे यार, पर एक तुम्हारा माइंडसेट अलग होता है। तुम एक सुन के एक अलग डिकोड कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को, तुम्हारा दोस्त सुन के एक अलग डिकोड कर रहा है। तो वो चीज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट उसके लिए सिंसियर होना पड़ता है तुम्हें। तो ये सब राइट। मोटिवेशन से कुछ मेरे थे कि लाइक हाँ ये चेक पॉइंट्स है, ये तो एटलीस्ट करना ही है यार। लाइक ओके। कम से कम सारे क्लासेस तो अटेंड करने ही है मेडिजी के। कुछ नहीं तो एक दो मैंने मिस किए थे यार, जाइगोन वगैरह के टाइम क्लासेस रख दिए थे एक दिन। तो वो जाइगोन वगैरह का एक क्लास तो मैं बंक किया था। ऐसे ही करके यार कुछ कुछ क्लासेस थे, मैं श्योर शॉट था कि हाँ मतलब लाइक कुछ कुछ चेक पॉइंट्स है, ये करना है। कुछ कुछ मोटिवेशन फैक्टर है जो कि रोज मोटिवेट करते थे बेड से उठने के लिए। तो वही ओके। सब थे यार।
तो रेगुलर इंटरवल पे खुद से ही खुद को बात करना पड़ेगा, तभी हम लोग कंसिस्टेंसी हाँ, मेंटेन कर पाएंगे। खुद से बात करना, खुद से ही बात करना रहता था। फिर तुम्हें सोचना पड़ता था कि तुम कहाँ हो, लाइक तुम सही में ये डिजर्व करते हो क्या। कुछ कुछ फैक्टर्स थे जो तुम्हें लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, तुम्हें इसी के साथ लाइक आगे नहीं बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। और हम्म, सबसे अच्छा चीज जो था यार, लाइब्रेरी था अपने कॉलेज का। वो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे मोटिवेशन को हमेशा पीक पे रखता था, क्योंकि एक कॉर्नर मिलेगा तुम्हें, लाइक क्यूबिकल टाइप का बना रहता था। तो वहां पे तुम पढ़ रहे हो अपना, तुम्हारे वहाँ फ्रस्ट्रेशन पूरा एक घेरे हुए है, एक वाइब्स टाइप का बन जाता था उधर। तुम अगर कोई जगह पे बैठ जाओगे ना ज्यादा देर तक, मतलब वहां पे मेरे लाइक 2 2 इयर्स पूरे वहीं पे एक ही चेयर और टेबल पे बीते थे। तो वहां ओके। पे वाइब टाइप का बन गया था। हाँ, डेली वो मोटिवेट करता था कि हाँ फिर से तुम्हें यही आना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, टेस्ट सीरीज में तुम्हारे रैंक, चाहे ऑल इंडिया रैंक मॉक पे तुम्हारे 200 आए या 2000 आए या 20,000 भी आए कभी कभी, तो तुम्हें आके यहीं ही बैठना पड़ेगा। ये कुछ कुछ जी सर। थे मोटिवेशन हमेशा ही। ओके। तो यहाँ पे अगला सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी आता है काफी बार कि सर अगर हम लोग फोर्थ ईयर से शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन, या फिर थर्ड ईयर के मिड पे शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये प्रिपरेशन हमारा लेट हो जाएगा बहुत, या फिर कोई एक आइडियल टाइम है जहाँ पे हमें प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए गेट के लिए? आपके हिसाब से क्या रहेगा, कुछ लेट अर्ली ऐसा होता है, या फिर जब भी चाहे हम लोग नहीं शुरू कर नहीं सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ लेट अर्ली मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है लेट अर्ली, क्योंकि मैंने काफी एग्जांपल्स देखे हैं। हम मेरे ही एक सीनियर थे जो थोड़ा लेट क्या, फोर्थ ईयर पे प्रिपरेशन शुरू किए थे, तो वो एक ईयर और कंज्यूम किए, पर वो अभी बहुत अच्छे जगह पे हैं, डीआरडीओ पे हैं। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स मतलब है जो लाइक वो ऑल इंडिया रैंक 45 भी थे। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं यार, कोई लेट या जल्दी प्रिपरेशन नहीं होती है। प्रिपरेशन एक ही होती है जो तुम्हें सही लगे, तुम्हें लगे, तुम्हें वो कॉन्फिडेंस दे, वही एक सही प्रिपरेशन हमेशा ही होती है। तुम्हें लगता है लेट हो रहा है तो यही सही टाइम है, उठ जाओ। तुम्हें लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो भैया बहुत गलत हो तुम। कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन लीजिए, जल्दी नहीं होती है। वो तभी होती है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ अब लेट हो चुका है। तो जी वही सर, असली बिल्कुल। प्रिपरेशन शुरू ही होती है। ओके। तो आपके हिसाब से क्या रहेगा, अगर कोई स्टूडेंट इंडिविजुअली सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करके कर रहा है, क्या मतलब दोनों में बराबरी आ सकता है? कोई सेल्फ स्टडी करके भी कोचिंग वाले को बीट कर सकता है, या फिर कोचिंग वाले भी काफी बार मतलब बहुत अच्छा कर लेते, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन एडवांटेज मिलता है? आपके हिसाब से क्या रहेगा, कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी? देखो यार, मैंने दोनों करके देखा है। सेल्फ स्टडी मैंने फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम सेल्फ स्टडी प्लस लेक्चरर्स के लेक्चर्स फॉलो किए हैं, जो कि काफी हेल्प हुए मुझे आगे ही। और मैं कोचिंग भी ज्वाइन किया हूँ। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एक सेल्फ स्टडी वाला बीट नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है जनरली एक सेल्फ स्टडी वाला बेटर परफॉर्म भी करता है कोचिंग वाले से। बात यह है कि कंसिस्टेंसी की ही बात रहती है, और तुम कॉन्सेप्ट वाइज कितने क्लियर हो, तुम एक स्टैंडर्ड बुक कितनी ज्यादा सॉल्व कर रहे हो, जैसे सिग्नल सिस्टम टोपेनम वगैरह है, नेटवर्क से कुछ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक्स है, तो तुम उसको कितना फॉलो कर रहे हो। कोई भी ओके। टीचर, तुम सिलिकन चले जाओ, तुम बिट्स पिलानी चले जाओ, तुम आईआईटी बॉम्बे चले जाओ, कोई भी टीचर मतलब ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बुक मतलब स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करो। उन लोग डे वन से बोलेगा कि ये स्टैंडर्ड बुक्स है, इन्हें ही फॉलो करना। तो ओके। तुम अगर उनके गाइडेंस प्रॉपरली लोगे, क्लासेस प्रॉपरली करोगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि सेल्फ स्टडी किसी चीज से कम है। लाइक सेल्फ स्टडी खुद में ही सफिशियंट है, पर मेन बात है कि इतने सारे चीज तुम्हें करने पड़ेंगे। लाइक वो हमेशा ही रहता है। जैसे मैंने कोचिंग का बात की, कोचिंग में भी ऑब्वियसली कोचिंग एडमिशन लेने के लिए नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ तो सर। मेन बात ये हो जाता है, बस यही रहता है यार। एक जैसे एक कोई भी कॉन्सेप्ट को तुम यूट्यूब वीडियो पे देखो, या कोई कॉन्सेप्ट को तुम बुक से पढ़ो, डिफरेंस यही रहेगा, दोनों में नॉलेज तुम्हें मिल रही है। मेन बात है कि तुम कितने डिकोड कर पाते हो उस चीज को, क्योंकि 100% कहीं पे लिखी नहीं रहती है कोई भी चीज को। वो ओके। अब डिकोड पे तुम्हारे तुम्हारे वो कितने तुम जल्दी उसको समझ पा रहे हो, कितनी जल्दी तुम उसको मतलब कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। इन सारे सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो वो हमेशा ही वो कोई कोचिंग वाला या कोई सेल्फ स्टडी वाले के इंडिपेंडेंट रहता है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही एक ही रहता है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो वो तो तुम अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सेल्फ स्टडी से किए हो या तुम मेडिजी या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किए हो। ओके।
तो सर अभी प्रिपरेशन का हम लोग बात कर लिए, टुवर्ड्स द एंड में पूछना चाहूंगा कि आपके अभी मतलब क्या विजन्स हैं और आगे अभी प्लेसमेंट वगैरह या फिर क्या आपने सोच के रखा है, क्या रिजल्ट्स कुछ शेयर करना चाहें तो। देखो ये प्लेसमेंट सीजन तो खैर काफी चल रही है, पॉजिटिव है, प्लेसमेंट्स की अच्छी जाए। और बात यह है कि विजन एज इन लाइक, देखो सबसे पहली बात है कि कहीं पर भी जाओ, मैं यहाँ पे इस वीडियो पे ही 5 बार सिंसियरिटी का नाम ले चुका हूँ तो ये छठी बार भी वही बोलूंगा कि सिंसियर रहना पड़ेगा वहां पर भी, क्योंकि तुम्हें लगता है प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है, खैर मैं अभी तक कंपनी कोई ज्वाइन किया नहीं हूँ, पर एज इन लाइक मैं एक्सपीरियंस, मतलब मेरी एक मेरे सीनियर से काफी कॉलेज से मेरी दीदी खुद काम कर रही है, कॉर्पोरेट लाइफ वो हैंडल कर रही है, तो मुझे पता है कि सबसे मेन चीज क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि एक बार प्लेसमेंट हो जाए तो उसके बाद लाइफ चिल है। वो गलत है। तुम ना कोई भी चीज को ना रिलेटिवली देखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, तुम्हें लगेगा चिल है, सामने वाले को जो तुमसे कम परफॉर्म किया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम एक बहुत बड़ी एमएनसी पे हो, बहुत बड़ी कंपनी पे हो, और वो कोई एक उतनी अच्छी कंपनी पे नहीं है, तो उसके पर्सपेक्टिव में तो तुम तो बहुत ऊपर पोजीशन पे हो। पर तुम एक कंपनी ज्वाइन की हो जहां पे तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है, पर तुम्हारे बाकी पीयर ग्रुप्स की ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे बाकी टीम मेंबर्स की ग्रोथ हो रही है, तो तुम अपने पर्सपेक्टिव में अब बहुत ज्यादा झुक चुके हो। तुम्हें लगता है कि यार काफी ज्यादा, मतलब डिमोटिवेटिंग फील होता होगा काफी, या काफी ज्यादा मतलब ग्लूमी टाइप का फील होता होगा कि हाँ यार। तो वही बात है, नजरिए की बात रहती है हमेशा ही। लाइक तुम्हें लगेगा, जैसे मेरी कुछ कुछ चीजें थी कि मेरी थोड़ी सीजीपीए अच्छी नहीं हुई बिट्स पिलानी में, तो ओके। लोगों को लगता था कि यार हाँ यार ये तो बिट्स पिलानी में है तो आगे कुछ अच्छा होगा ही। पर मेरे पर्सपेक्टिव में चीजें बदल चुकी थी उस टाइम, मुझे लगा यार सीजीपीए कम हो गई है यार, मतलब आगे काफी शायद दिक्कतें आ सकती है। और मेन बात है, कहीं कभी कभी सीजीपीए को लाइक मैंने इग्नोर किया था काफी ज्यादा बीटेक पे, क्योंकि हम्म। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार सीजी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं ओपनली अभी नहीं बोल पाऊंगा कहाँ कहाँ पे होती है, पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीजी पे सही में फोकस करना। ये तुम कोई भी अपने सीनियर, कोई भी जूनियर से पूछ, कोई सीनियर से पूछ लेना, मैं सीजी पे जनरली फोकस नहीं करता था, पर एक टाइम के बाद अभी लगता है कि हाँ बीटेक की भी सीजी बहुत ज्यादा काम आती है। तो यही रहेगा कि यार सीजी थोड़ा मेंटेन करके रखना, मतलब ऐसा नहीं कि भैया मैं बोल रहा हूँ 9 पार लाओ 10 ले आओ, पर हाँ थोड़ी सी मेंटेन करके रखना हमेशा हेल्प करेगी, कभी ये सब बेकार नहीं जाएगी। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से ये रहेगा कि जब प्लेसमेंट होता है या फिर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें खुद को कैसे बैलेंस रखें, आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने राउंड्स या फिर कितने घंटे क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। देखो यार, लकीली मैंने अभी एक प्लेसमेंट, मतलब एक प्लेसमेंट के लिए बैठा था एक कंपनी पे, तो वो मेरा क्लियर हो गया था, तो मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। तो वो शुरू ऐसे होते हैं कि मैं जनरली जो देखा हूँ कि कोर कंपनीज के, या कोर हो गया या कोई भी बड़ी कंपनी के प्लेसमेंट वगैरह राउंड्स काफी लंबे होते हैं। जैसे मेरी बीटेक में जो पहली कंपनी पे हुई थी, तो वहां पर भी क्या हुए थे कि 2 स्क्रीनिंग राउंड पहले हुए थे। पहले एक रिटर्न राउंड हुआ था जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, और एक दूसरा एक रिटर्न राउंड था जो सब्जेक्टिव वाइज था। तो दोनों ही स्क्रीनिंग राउंड थे। तीसरा एक ग्रुप डिस्कशन था, फिर चौथा राउंड 1.5 आवर्स का चला था, और फिर वो प्लेसमेंट के रिजल्ट्स आए थे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही चला था। मेरे प्लेसमेंट टाइमिंग्स थे 9 to 10, पहला राउंड था। लाइक पहले तो एक रिटर्न टेस्ट हुआ डे बिफोर, 23rd को एक रिटर्न टेस्ट हुआ, 23rd जुलाई को। 24th जुलाई को राउंड 1 हुआ 1 आवर का। 24th जुलाई को ही राउंड 2 हुआ 1 आवर का, फिर उसी ओके। दिन ही राउंड 3 हुआ 1 आवर का। तो टोटल 3 आवर्स के इंटरव्यू हुए, जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हेक्टिक तुम्हें लगेंगे, बट उनकी भी एक रीजंस होती है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी पैकेज दे रहे हैं, तो उनको भी साउंड करना, उनको भी पता रहना चाहिए कि तुम प्रॉपरली साउंड कर रहे हो कि नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो कि नहीं। ये कुछ कुछ राइट। उनकी फोकस रहती है कि वो, ऐसा नहीं कि यार तुम जा रहे हो कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे, तुमसे पूछ रहे कि हाँ भैया प्रोग्रामिंग बता के दिखाओ, ऐड करके दिखाओ, नहीं, तुमसे वो रिलेवेंट पूछेंगे जिन पे वो काम कर रहे हैं, उसके राइट। अलावा तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो यार कोई भी अगर कंपनी पे, अगर मुझे कभी भी कोई पूछता है कि सजेशन क्या रहेंगे, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ जो भी कंपनी आ रही है ना, तो एक बार देख लो किस पे काम कर रही है।
अब तुम फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक आ रही है एक्स, हाँ, और वो कुछ काम कर रही है मेमोरी पे, और तुम पढ़ के जा रहे हो एनालॉग के कॉन्सेप्ट्स। लाइक मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल है, खैर एनालॉग के भी कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं वहां पे। तो वो सिंक करनी चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो और वो क्या पूछेंगे। जो कि ओके। मैंने इससे पहले एक इंटरव्यू पे बुरी कर चुकी थी, उनकी फील्ड कुछ और थी और मैं कुछ और प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि प्रिपरेशन कोई भी इंटरव्यू के लिए 100% नहीं होती है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो राइट। सिलेबस इतनी ज्यादा मतलब इतनी मतलब बड़ी रहती है, इन्फिनिटी टाइप की रहती है, 10 to इन्फिनिटी रहती है, कि तुम सारी चीज का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और तुम कर भी लिए तो तुम पजल में फंसोगे, या तुम डिजिटल डिजाइनिंग के क्वेश्चंस में फंसोगे, जो कि तुम्हें ओके। बोलेंगे कि ब्लैक बॉक्स है, ये आउटपुट आ रहे हैं, तो ये ब्लैक बॉक्स के अंदर मतलब तुम बताओ क्या वो डिजाइन क्या होना चाहिए। ये सब ना, ये सब प्रैक्टिस से बनेंगे, ये सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे तब बनेंगे। कुछ कुछ जो पॉइंट्स है ना, वो हमेशा तुम जब लाइक डिस्कस करोगे लोगों के साथ। हम लोगों ने सबसे पहले एमटेक पे ये किया था कि हम लोगों ने काफी ज्यादा इस चीजों पे डिस्कस की थी, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट ही फर्स्ट सेम में इतने ज्यादा टफ आने लग गए थे कि हमें लगा था कि बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर। पर खैर ओके। वो बाद में मुझे पता चला कि वो लोग उसी सारे प्रोजेक्ट्स को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे। लाइक एक के मींस क्लस्टरिंग का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने वेरिलॉग से किया था, और कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे कि रिस्क पाइप प्रोसेसर के प्रोजेक्ट्स थे। वो सारे प्रोजेक्ट्स ही उन लोग को ज्यादा वो लाइक अच्छे लगे। तो वही मैं बोलूँ, तुम्हें कभी भी लगे ना लाइफ में प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो समझ कुछ अच्छा होने वाला है। तभी इतनी ज्यादा प्रेशर तुम्हारी बढ़ रही है, और कोई बात नहीं है। राइट, बिल्कुल सर। तो सर टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्या मोटिवेशनल लाइंस रहेंगे या फिर कुछ संदेश आप पहुंचाना चाहेंगे उन तक? देखो यार, मोटिवेशन के मामले में कभी मैं अच्छा हूँ नहीं, पर खैर मैं कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये मैं 7वीं बार बोल रहा हूँ शायद, सिंसियर रहना और बिल्कुल। कॉन्फिडेंट रहना अपने प्रिपरेशन को लेके। तुम्हारे भले ही मॉक्स खराब जा रहे हैं, पर अपने प्रिपरेशन पे पूरी फोकस रखो। टू बी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ, मेरे प्रिपरेशन के टाइम मैं एक जनवरी में एक मॉक देने गया था। एपेक्स करके एक जगह है भुवनेश्वर पे, काफी दूर थी, और मेरी मॉक की स्कोर आई थी 31 आउट ऑफ 100, जो कि काफी लो थी। मैं जस्ट कट ऑफ क्रॉस किया था। अगर मैं उसी ओके। दिन को देख के अगर प्रिपरेशन रोक देता, तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं आज कुछ अच्छा कर पाता। तो बात वही है यार, हमेशा अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम पे जाओ, या कोई भी इंटरव्यूज वगैरह फेस फेस करोगे तो पॉजिटिव रह के जाओ। लाइक ऐसा नहीं कि यार ये तो बुरा ही जाना है, तब वो सही में बुरा जाता है। मैंने ये कर ओके। चुका हूँ, जो जो मैं सोच के जाता हूँ बुरा जाएगा, वो सही में बुरा जाता है। कोई झुटलाने वाली बात नहीं है। तो यही रहेगा, सिंसियर रहना, कॉन्फिडेंट रहना, और हमेशा ना लाइक रिस्पॉन्सिव रहना अपने प्रिपरेशन को लेके। लाइक तुम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो वो चेक करो कि सही है कि नहीं। वो मॉक टेस्ट ही करवा सकता है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए खास करके। पर यार अपना कॉलेज भी एप्टीट्यूड वगैरह करवाता है, तो वो सारे पे फोकस करना, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट रिवाइज वगैरह करते रहना, ये तुम्हें हेल्प करेगा, हमेशा ही हेल्प करेगा, कभी तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा। तो बस यार ओके। इतना ही कहना है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कैसा फील हुआ आपको, मतलब ये इंटरव्यू देखे? इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करेंगे। काफी अच्छा फील हुआ आकाश, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू मी। और काफी ज्यादा लाइट फील हो रहा है कि किसी को मैं अपनी बातें बता पा रहा हूँ, जो मैं शायद जनरली जी बता सर। नहीं पाता हूँ अपने दोस्तों के अलावा। तो यार काफी ज्यादा मतलब मैं बोल चुका हूँ। कुछ कुछ चीजें यार, मैं अगर कुछ गलत बोला तो माफ करना, किसी के बारे में कुछ हर्ट किया तो। पर खैर मेरा बिल्कुल। फोकस यही था कि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, और कभी भी कोई भी हेल्प आए तो मैं हमेशा ओपन हूँ। ठीक है, तो जी that's it. सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आकाश, यू वेलकम।